हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं रीट लेवल 2 के लिए साइंस के अंतर्गत दिए गए रासायनिक पदार्थ टॉपिक के ऊपर। और रासायनिक पदार्थ टॉपिक के अंतर्गत दिए गए अम्ल, सार और लवण के ऊपर बात करने वाला हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को परमाणु संरचना कंप्लीट करवा चुका हूं, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये हमारी 9th नंबर की क्लास है, इससे पहले 8 क्लासें हो चुकी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अम्ल, सार और लवण के बारे में कि अम्ल क्या होते हैं, सार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। ठीक है, अब पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि अम्ल और सार क्या होते हैं, और जब अम्ल और सार की रिएक्शन होती है तब ही लवण बनते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा रहेगा दोस्तों अम्ल के ऊपर पूरा गहन विश्लेषण करना। किसके ऊपर? अम्ल के ऊपर बात करने वाले हैं। और अम्ल को इंग्लिश में कहा जाता है एसिड। क्या कहा जाता है? एसिड। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप लोग टॉपिक डाल दीजिए आज का एसिड, और हम बात करना करते हैं स्टार्ट एसिड के बारे में। एसिड वे यौगिक होते हैं या वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जिनमें एक या एक से अधिक, पहले तो क्या हो, हाइड्रोजन उसमें उपस्थित हो, और वो हाइड्रोजन भी ऐसा उपस्थित हो कि आप उसको विस्थापित कर सके। तब जो है वह एक प्रकार से क्या बनता है? अम्ल कहलाता है, उस प्रकार का यौगिक। यानी हम डेफिनेशन में कहना चाहे तो ये कह सकते हैं कि अम्ल वे यौगिक पदार्थ है जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हो और जिन्हें आप विस्थापित कर सके, और विस्थापित करने पर लवण बने, तब उसे कहा जाता है दोस्तों क्या? आपके अम्ल कहा जाता है। मतलब अम्ल में क्या होगा? हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। तो आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए दोस्तों, वे यौगिक या पदार्थ, वे यौगिक पदार्थ, वे यौगिक पदार्थ है जिनमें एक या एक से अधिक, ठीक है, 2 3 4 5 हो सकते हैं, एक से अधिक विस्थापनशील, विस्थापनशील यानी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किए जा सकते हो। ठीक है, तो विस्थापनशील हाइड्रोजन विद्यमान हो, विद्यमान हो तथा सार से अभिक्रिया करने पर, सार से जब रिएक्शन हो दोस्तों उसकी, तो सार से अभिक्रिया करने पर लवण बनाता हो। क्या बनाता हो? लवण बनता हो या बनाता हो। तो बनता है ऐसे पदार्थ को, ऐसे पदार्थ को अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि अम्ल क्या होते हैं। तो वे यौगिक पदार्थ होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन विद्यमान हो और सार से जब अभिक्रिया की जाए तो लवण बनता हो। ठीक है, तब ही जो है दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा? अम्ल कहा जाएगा। अब अम्ल की सबसे बेसिक डेफिनेशन या सबसे जो आपने सुन रखी है हर बार छोटी क्लास में, आप 6th क्लास से ही सुनते हुए आ रहे होंगे कि नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो आप लोग ये बात लिख सकते हैं कि नीले लिटमस को, और लिटमस ही नहीं, आजकल लिटमस की जगह दोस्तों आप मिथाइल ऑरेंज का भी उपयोग कर सकते हैं। तो नीले लिटमस को कैसा करेगा दोस्तों? लाल कर देता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब हम बात करते हैं अम्ल की कुछ इंपॉर्टेंट जो गुण है दोस्तों इसके, उसके ऊपर। ठीक है, तो आप लिख लीजिए अम्ल के गुण। ठीक है, यानी इसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में बात करते हैं कि अम्ल एक तरह से होता किस प्रकार का है। तो सबसे पहली चीज अम्ल में आपको याद रखनी है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट है दोस्तों अच्छे और जो प्रबल अम्ल होते हैं, अच्छे व प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी उनमें से क्या हो सकती है? आपके विद्युत जो है वो पास हो सकती है। तो अच्छे व प्रबल विद्युत के, अच्छे व प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक
होते हैं। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अम्ल का गुण आता है कि अम्ल जब धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं जब अम्ल और धातु की रिएक्शन हुई तो क्या होगा दोस्तों, एक हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। और ये ऊपर एरो लगाने का मतलब ही ये होता है कि गैस उड़ेगी या गैस मुक्त होगी, ठीक है। तो अम्ल और धातु की रिएक्शन से क्या बनता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और लवण बनता है, ठीक है। जब दोस्तों आप लोगों के अम्ल और सार की रिएक्शन होती है तो लवण और जल बनता है, ठीक है। ये बात भी आप लिख लीजिए, अम्ल और सार की रिएक्शन हुई, क्या बनेगा आपके लवण, और लवण के साथ में क्या बनेगी दोस्तों आप लोगों के वाटर H2O। जबकि अम्ल की धातु से रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस बनती है, यहाँ क्या बनेगा, जल बनेगा यानी H2O बनेगा। और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देती है, लाल कर देता है। ये मैं अम्ल के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये तो थी दोस्तों एक बेसिक डेफिनेशन जो बहुत ही पुरानी डेफिनेशन है अम्ल की। लेकिन जो आज के वैज्ञानिक है, जैसे कि आप आर्हेनियस ले लीजिए, ब्रॉस्टेड और लोरी ले लीजिए, आप लिविस ले लीजिए, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है अम्ल की, वो डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वहां से आजकल उठाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों आर्हेनियस की जो आयनिक सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग कि भाई अम्ल क्या होता है। तो आप लिखिए दोस्तों आरहेनियस, ठीक है, आरहेनियस का आयनिक सिद्धांत, इसके बारे में हम बात करेंगे, आयनिक सिद्धांत। तो देखिए आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत क्या कहता है। आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, अम्ल वे पदार्थ है जो, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर, कहाँ पर दोस्तों, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। और हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है H+, तो घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिखवा देता हूँ कि आरएनएस के एग्जाम्पल कुछ जो इन्होंने दिए हैं। जैसे कि देखिए आप HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, और जब हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे, H2O के साथ में, तो वाटर से जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका H प्लस Cl-, यानी कि एक तो हाइड्रोजन आयन बनेगा और एक क्लोराइड आयन बन जाएगा। इसी प्रकार से H2SO4, और इसकी रिएक्शन जब आप H2O से करवाओगे तब भी क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा दोस्तों हमें H प्लस SO4, ठीक है, और -2। अब यहाँ देखो दो हाइड्रोजन है तो हम यहाँ 2 करेंगे, ठीक है। ये बातें आपको कॉमन सेंस से, जो आपको रिएक्शन मैं आगे बताऊंगा कि कैसे स्टेबलाइज की जाती है, मतलब कैसे समीकरण को जो है क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल लें तो देखिए दोस्तों अपन एग्जांपल लेते हैं HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जब H2O से होगी तो क्या बनेगा, तो तब भी H+ तो आएगा ही आएगा और उसके साथ में NO3- और आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही फेमस है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है इसलिए, तो CH3COOH, और इसकी रिएक्शन जब H2O से होती है तो क्या बनता है, तो जब इसकी रिएक्शन H2O से होती है तो बनता है H प्लस CH3COO-। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो HCl की रिएक्शन जब H2O से हुई तो H प्लस Cl-, H2SO4 की रिएक्शन H2O से हुई तो 2H प्लस और SO4 2-,
HNO3 से हुई तो क्या बनेगा NO3 माइनस, CH CO3 से हुई तो CH3COH माइनस। अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि आप जो भी अम्ल ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर कोई भी अम्ल लीजिए आप जो भी अम्ल ले रहे हैं वहां पर उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आपका एक जो H है वह कम हो रहा है, पूरे नहीं कम हो रहे। देखो यहाँ 2 H थे फिर भी हमने लिया तो एक ही H है यहाँ पे बाहर, तो बाद में 2 तो संतुलित करने के लिए लगाया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमें एक H लेना है। और वैसे भी डेफिनेशन पहले वाली क्या थी कि अम्ल वे होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हो और वो विस्थापित हो सके। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो थ्योरी दी गई है अम्ल के बारे में, आपकी सेकंड थ्योरी, और सेकंड थ्योरी दी गई है ब्रॉन्स्टेड और लोरी का सिद्धांत। तो आप लिखिए ब्रॉन्स्टेड और लोरी क्या कहते हैं। एक सेकंड इसको मैं साफ करता हूं। देखिए आप लिखिए ब्रॉन्स्टेड व लोरी का सिद्धांत। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी का सिद्धांत क्या कहता है? ब्रॉन्स्टेड और लोरी का सिद्धांत ये कहता है दोस्तों आप लोगों के कि इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होंगे जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखते हो। प्रोटीन का मतलब H+ देने की क्षमता रखते हो, बस यही कहने का मतलब है इनका भी। तो इन्होंने बस डेफिनेशन अलग वे में दी है। तो इन्होंने क्या कहा कि अम्ल वे पदार्थ है, अम्ल वे पदार्थ है जो क्या कर सके दोस्तों, किसी दूसरे पदार्थ को, कोई दूसरा पदार्थ है उसे क्या कर सके दोस्तों, आपके प्रोटीन प्रदान कर सके। तो देखिए दूसरे पदार्थ को, यहां को लिख लीजिए, को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता हो, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और प्रोटीन प्रदान करने का यहाँ मतलब ही यह है दोस्तों कि H+ दे सकता हो। इसके एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इसको एक तो आप जनरल वे में ऐसे याद रखिएगा कि अम्ल है और अम्ल की जब रिएक्शन होगी तो वो क्या करेगा, H+ में टूटेगा और उसके साथ में जो भी दे रखा है वह सार बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब ये सार कैसे बनता है, देखो CH3COOH, इसमें से टूट करके क्या बनेगा, एक तो H+ और एक बनेगा CH3COO-। ठीक है, तो ये जो CH3COO- बना है यही सार है। ठीक है, इसी प्रकार से HNO3 क्या देगा हमें, एक तो H+, ठीक है, और इसी के साथ में NO3- और दे देगा। इसी प्रकार से देखिए H2O है तो H2O टूट करके क्या देगा, H+ और OH- देगा हमें। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो ये है ब्रॉन्स्टेड और लोरी की थ्योरी। इसमें बेसिकली यही है कि जो भी अम्ल है उसमें से एक H अलग कर दीजिए बस। ठीक है, उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पीछे बस आर्हेनियस ने ये कहा कि जल से रिएक्शन होगी, यहाँ इन्होंने बोला कि डायरेक्ट दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो दी गई है दोस्तों थ्योरी, वह तीसरी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो तीसरी थ्योरी है लिविस या लुईस का जो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है, तो लुईस जी का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत केवल और केवल इतना कहता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म, या आप कह सकते हैं कि लोन पेयर जो होते हैं उसके ऊपर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। बस ये कहने का मतलब है। अम्ल क्या होते हैं दोस्तों, वे जो है एक लोन पेयर को या एक निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो चलिए इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए दोस्तों। अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो, अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन
का एक निर्जन युग्म यानी कि लोन पेयर होता है, ठीक है। जो फ्री के 2 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर लगे होते हैं ना, उनको कहा जाता है लोन पेयर। तो निर्जन युग्म ब्रैकेट में लिख लीजिए लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर स्वीकार करने की या ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल लेंगे हम अभी। देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है दोस्तों, आप कैल्शियम ऑक्साइड CaO और इसकी रिएक्शन करवा दीजिए किससे, सल्फर ट्राई ऑक्साइड से यानी SO3 से, ठीक है, SO3 से। और जब इससे रिएक्शन होगी तो ये बना देगा आप लोगों के क्या, CaSO4। अब ये कैसे रिएक्शन होती है वो पूरा हम समझेंगे। तो देखिए जब इसे आप तोड़ेंगे क्या बनेगा, Ca+2 और O-2। इसी प्रकार से यहाँ पर आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, S, इधर भी O, इधर भी O, इधर भी O, ठीक है। अब सल्फर के पास तो कितने होते हैं, 6 होते हैं बार। तो ये देखिए 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 ये डिस्ट्रीब्यूट हो करके अपना अपना ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही इसकी रिएक्शन इससे हो रही है तो क्या होता है कि कैल्शियम जो +2 है वह तो एज इट इज रह जाता है, लेकिन जो यहाँ पर O-2 है ये इसके साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि देखो 2, 4 और 6 ही अभी तो बने हैं। इसके पास में ये जो है एक साइड खाली है जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। और ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो सल्फर के चारों ओर क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और ऊपर क्या हो जाता है, -2 चार्ज हो जाता है। बस ये इलेक्ट्रॉन, बाकी तो देखो इसके जो 6 थे वो तो भर ही देंगे हम। ये लो, ये लो, ये और ये। तो ये इस प्रकार से जो है दोस्तों क्या बन गया, एक हमारा कैल्शियम सल्फेट बन करके तैयार हुआ। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है इसमें जो दोस्तों आपका SO3 है, ये जो SO3 है जिसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, ये क्या कहलाएगा, हमारा ल्यूइस एसिड कहलाएगा, ठीक है, ल्यूइस या लिविस एसिड कहलाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्यों, इसने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर ये देखो इनको ग्रहण करा है ना O2- वालों के, इसलिए। और डेफिनेशन भी यही कहती है लिविस की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार कि अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म या लोन पेयर स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखता हो, ठीक है। ये थी दोस्तों अम्लों के बारे में बातें। अभी हम आगे पढ़ेंगे अम्लों का वर्गीकरण। उससे पहले हम एक बार जो है दोस्तों पूरा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हम इसको पूरा रिवाइज करेंगे, उसके बाद में बढ़ेंगे आगे। पहला है दोस्तों आप लोगों के कि अम्ल, सार व लवण। तो अम्ल, सार और लवण में से हम पहले बात कर रहे हैं अम्ल के बारे में। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन विद्यमान हो तथा सार से अभिक्रिया करने पर लवण बनता हो। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, अम्ल कहते हैं। और नीले लिटमस को ही ये लाल करता है। किसको, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। कौन, अम्ल। फिर हमने पढ़ा कि अम्ल के गुण क्या है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पहली, ठीक है। दूसरी बात, अच्छे और प्रबल जो अम्ल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और अम्ल और सार की जब अभिक्रिया होती है तो लवण और जल H2O बनता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आरेनियस का जो आयनिक सिद्धांत है उसके बारे में। आरेनियस का आयनिक सिद्धांत क्या कहता है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुल करके H+ देते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुल कर क्या देंगे, H+ देंगे। और इसके कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हमने समझने की कोशिश करी। फिर हमने पढ़ा ब्रॉन्स्टेड और लोरी का सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेड और लोरी का सिद्धांत कहता है कि अम्ल वे पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखते हो। क्या प्रदान करने की, प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखते हो। और प्रोटीन यानी ये H+ जो है इसे ही कहा जा रहा है यहाँ पर प्रोटीन, आप लिख सकते हैं। तो यही क्या है, प्रोटीन है, ठीक है।
नेक्स्ट हमने बात करी कि ल्यूइस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है। ल्यूइस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म यानी कि लोन पेयर, यानी कि जो दोस्तों आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये दो, इनको ग्रहण करने का या स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे ही कहा जाता है अम्ल। और सामान्यतः जो दोस्तों आपके केमिस्ट्री में अम्ल होते हैं वे कौन से होते हैं? धनायन जिसके ऊपर भी प्लस लगा हुआ हो, जिसके ऊपर भी प्लस साइन लग गया हो, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है ल्यूइस अम्ल कहलाता है। सामान्यतः जो धनायन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ल्यूइस अम्ल कहलाते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आगे, और अब हम पढ़ेंगे अम्लों का वर्गीकरण। किसका? अम्लों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो आप डेफिनेशन डाल दीजिए, मतलब कहने का हेडिंग डाल दीजिए आप। ठीक है, अम्लों का वर्गीकरण। अब अम्लों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं अम्ल? तो अम्लों में सबसे पहले आता है दोस्तों ऑक्सी अम्ल। क्या आता है? एक तो होते हैं दोस्तों आप लोगों के ऑक्सी अम्ल, ठीक है, ऑक्सी अम्ल। और सेकंड दोस्तों आप लोगों के होता है हाइड्रा अम्ल। क्या होता है? हाइड्रा अम्ल। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक होता है ऑक्सी अम्ल, एक होता है हाइड्रा अम्ल। अब ये ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं और हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं? तो ऑक्सी अम्ल दोस्तों जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑक्सी अम्ल। और अगर केवल हाइड्रोजन उपस्थित है तो हाइड्रोजन अम्ल। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि जो नाम है उसी प्रकार के वही पदार्थ उसमें होने चाहिए। जैसे ऑक्सी में ऑक्सीजन होना चाहिए और हाइड्रा में हाइड्रोजन होना चाहिए, बस कहने का मतलब यही है। तो आप देखिए डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख दीजिए। अब ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? डेफिनेशन लिख लीजिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होंगे, बस। ठीक है, ये डायरेक्ट देखो शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं, ये दोनों उपस्थित होंगे। जबकि हाइड्रा अम्ल में क्या होगा दोस्तों? केवल और केवल हाइड्रोजन उपस्थित होगा। ठीक है, अब हम ऑक्सी अम्ल के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सी अम्ल का सबसे पहला एग्जाम्पल मिलता है दोस्तों, अभी जस्ट हमने पीछे यूज किया, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। ठीक है, इसी प्रकार से फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला है H3PO2। ठीक है, H3PO4, यहाँ पर भी सॉरी ये PO2 पता नहीं क्यों याद आ रहा है। ठीक है, H2SO4 H3PO4। और आपका नाइट्रिक अम्ल कौन सा? अभी जस्ट पीछे बात करी थी, HNO3। इसी प्रकार से नाइट्रस अम्ल HNO2। ये सभी तो एग्जाम्पल है ऑक्सी अम्ल के। जबकि आपके हाइड्रा अम्ल के एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल HCl। ठीक है, HCl के बाद में दोस्तों आप ले सकते हैं HI यानी कि हाइड्रो आयोडिक अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार से हाइड्रोब्रोमिक अम्ल यानी कि HBr। इसी प्रकार से HF आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। इसी प्रकार से HCN यानी कि हाइड्रोसाइनिक अम्ल। ये दो प्रकार के अम्ल होते हैं, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो, जैसे कि H2SO4 H3PO4 HNO3 और HNO2। हाइड्रा अम्ल कौन से होते हैं? जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन उपस्थित हो, जैसे कि HCl HI HBr HF और HCN। अब अम्लों के कुछ उपयोग होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ उपयोग है, नाइट्रिक अम्ल के कुछ उपयोग है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग है, एसिटिक अम्ल के कुछ उपयोग है, फॉर्मिक अम्ल के कुछ उपयोग है, ऑक्जेलिक अम्ल के कुछ उपयोग है, बेंजोइक अम्ल के कुछ उपयोग है और साइट्रिक अम्ल के कुछ उपयोग है। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और भस्म और लवण के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये 3 क्लास का शेड्यूल रहेगा। उसके बाद में अम्ल, सार और लवण आप लोगों के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे ऑक्साइड्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।